हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हाइपरबोला। तो हाइपरबोला बेसिकली जैसा मैंने बोला था कि कोनिक सेक्शन में जिस जो लॉजिक से हम काफ़ी क्वेश्चन पैराबोला के सॉल्व करते हैं, इवन सर्कल के जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो फिर पैराबोला में भी उस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इलिप्स में भी उस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, फिर हाइपरबोला में उस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। सर्किल में कुछ ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स लग के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर पैराबोला की जो कैलकुलेशन है दैट इज़ मोर क्लोजर टू, काफ़ी क्वेश्चंस में मोर क्लोजर टू इलिप्स। इलिप्स और हाइपरबोला में तो और भी ज़्यादा क्लोजनेस है कि हाइपरबोला के बहुत सारे रिजल्ट्स, इलिप्स वाले रिजल्ट एज इट इज़ आ जाएगा, बस बी स्क्वायर की जगह हम माइनस बी स्क्वायर रखते हैं, क्योंकि इक्वेशन में भी यही डिफरेंस होता है इलिप्स और हाइपरबोला की इक्वेशन में कि बी स्क्वायर की जगह हमने माइनस बी स्क्वायर रख दिया। तो उसकी वजह से हाइपरबोला इनफैक्ट इलिप्स के और भी क्लोज है, और बहुत सारे रिजल्ट तो हमें ऑलरेडी चैप्टर चालू करने से पहले ही पता है कि कैसे आ जाएगा। जैसे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए होता है इलिप्स में, हाइपरबोला में भी वही होता है। अब लेंथ में तो माइनस नहीं लगा सकते ना, और इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला में इलिप्स में होता है ई स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसमें अगर हम बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रख दें तो फिर हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी आ जाएगी अपने आप। तो चलो अब चलते हैं फर्स्ट पॉइंट। पहले तो जो अपनी रिचुअल है वही कंप्लीट करते हैं। फॉर हाइपरबोला पी एस अपॉन पी एल इज इक्वल टू ई एंड विच इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, एस ऑफ कोर्स फोकस हो गया, एल ऑफ कोर्स डायरेक्ट्रिक्स हो गया। इलिप्स के केस में ये 1 से छोटा होता है, पैराबोला के केस में ये 1 के बराबर होता है, हाइपरबोला में 1 से बड़ा हो गया। पहला चीज़ तो ये हो गया। सेकंड, फॉर ए 2 डिग्री इक्वेशन टू रिप्रेजेंट हाइपरबोला we must have delta not equals to 0 and h square equals to ab। ठीक है, डेल्टा 0 के बराबर नहीं है एंड अगर h स्क्वायर ए बी के बराबर है तो भी क्या आ जाएगा, हाइपरबोला। सॉरी, क्या क्या बोल दिया मैंने। 2 डिग्री इक्वेशन टू रिप्रेजेंट हाइपरबोला, डेल्टा इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी तो पैराबोला में आता है, एच स्क्वायर लेस देन ए बी इलिप्स में आता है, और हाइपरबोला के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन ए बी। थर्ड पॉइंट, स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड टर्म्स। तो हाइपरबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी वो ऐसे आएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इलिप्स में क्या था, ए और बी की वैल्यूज़ पे ये डिपेंड करता था, ए और बी की वैल्यूज़ पे ये डिपेंड करता था कि अगर ए छोटा है तो फिर इलिप्स वर्टिकल हो जाता था, ए अगर बड़ा है तो इलिप्स हॉरिजॉन्टल रहता था। यहाँ पे क्या है, ए और बी की वैल्यू में से कौन छोटा है कौन बड़ा है इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाइपरबोला एक जैसा बनेगा। ठीक है, वर्टिकल हाइपरबोला कब होगा, जब ये टर्म इंटरचेंज होगा। मतलब अभी तो एक्स स्क्वायर प्लस के साथ है, वाई स्क्वायर माइनस के साथ है। ठीक है, तो हाइपरबोला जो अभी हम बनाएंगे वही बनेगा। ठीक है, चलो बना ही देते हैं। हाइपरबोला इस तरीके से बनेगा। ये ठीक है, इसमें हाइपरबोला क्या है, ये वाला पार्ट हाइपरबोला है, ये इसकी एक ब्रांच हो गई, ये इसकी दूसरी ब्रांच हो गई। ठीक है, तो ये तो हाइपरबोला है, ऐसे बनेगा। अब ए भले ही बी से बड़ा हो छोटा हो, और यहाँ तो बराबर भी हो सकता है। इलिप्स के केस में तो अगर ए और बी बराबर हो जाए तो वो सर्कल बन जाता है, यहाँ ऐसा नहीं है, अगर ए और बी बराबर हो जाए तो भी हाइपरबोला ही रहेगा। तो ए चाहे बी से छोटा हो बड़ा हो बराबर हो, हाइपरबोला ऐसे ही बनेगा। ये ठीक है, पलटेगा कब, मतलब ऐसे कब बनेगा हाइपरबोला, जब वाई स्क्वायर का टर्म पहले लिखा हो तब बनेगा।
ठीक है। हाइपरबोला के केस में यू विल ऑल्सो हैव दिस लाइन एंड दिस लाइन, दैट इज कॉल्ड एसिम्पटोट्स। अच्छा, उससे भी पहले हाइपरबोला में ये इस डायग्राम में कितने हाइपरबोला बने हैं? एक, जिसकी ब्रांचेस दो हैं, एक ब्रांच ये, दूसरा ब्रांच ये ठीक है। कर्व तो एक ही बोलेंगे। जो ये वाला इक्वेशन है, इसमें अगर हमने यहाँ ब्रांच से कुछ भी एक्स वाई उठा के रखा तो भी सेटिस्फाई करेगा, इस ब्रांच से कुछ भी उठा के रखा तो भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये हाइपरबोला तो एक ही है, ब्रांचेस दो हैं, पहली बात। दूसरी बात, पैराबोला दिखने में कुछ कुछ ऐसा लगता है, बट दिस इज़ नॉट पैराबोला। ये पैराबोलिक ब्रांच नहीं है। पैराबोला में तो क्या होगा, जैसे हम आगे जाएंगे तो उसमें तो पैराबोला हॉरिजॉन्टल होता चला जाएगा, मतलब आगे जाके उसका टेंजेंट का स्लोप 0 आएगा। इसमें तो इस लाइन को अप्रोच कर रही है, तो ये अलग तरह का बिहेवियर है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम ऐसे दो पैराबोला को रख के उसका जॉइंट इक्वेशन निकालें तो वो तो 4 डिग्री का इक्वेशन आएगा, क्योंकि पैराबोला का अपना इक्वेशन 2 डिग्री का आएगा। फिर अगर हम दूसरा पैराबोला एक और रखें तो 2 डिग्री का और इक्वेशन आएगा। कहने का मतलब क्या है कि हाइपरबोला इज नॉट इक्वल्स टू 2 पैराबोलास। मतलब ऐसा नहीं कि एक हाइपरबोला इज बराबर ऑफ 2 पैराबोला, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसको तुम ऐसे विजुलाइज कर सकते हो कि जैसे इलिप्स आया, ठीक है, ये इलिप्स है, इलिप्स को हमने ऐसे पकड़ा, ठीक है, और ऐसे ला के रख दिया, ठीक है। तो अब ये एक इलिप्स ऐसे चला गया, एक इलिप्स ऐसे चला गया, इधर से इन्फिनिटी पे जाके ये पीछे मिल रहा है, मतलब ये जो ऐसे जा रहा है वो पीछे जाके इन्फिनिटी पे जाके मिल रहा है। इसको ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं, है एक ही चीज़, ठीक है। इसका कोई भी मतलब नहीं है, इसका कोई यूज़ नहीं है जो अभी मैंने बताया। ये तो मैंने जस्ट इसलिए बताया कि अगर हम बोलेंगे एक कर्व कैसे है उसके लिए, ठीक है। तो बना लेते हैं। यहाँ पे इस पे कहीं फोकस आएगा S1, दूसरा फोकस S2, इसमें डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे आएगा D1, ठीक है, ये वाई एक्सिस। ऐसे ही दूसरी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे D2, ये पॉइंट आ गया N1, ये N2, ये वर्टेक्स A1, वर्टेक्स A2, ठीक है। बेसिकली इसको ऐसे कर सकते हैं, दीज आर एसिम्पटोट्स बोलते हैं इनको। एसिम्पटोट का मतलब क्या है? जिसको कर्व इन्फिनिटी तक अप्रोच करे, ठीक है। हम इसको क्रूड लैंग्वेज में ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये हाइपरबोला का टेंजेंट हो गया इन्फिनिटी पे जाके, क्योंकि ये जो गैप है ये लगातार रिड्यूस होता चला जा रहा है और इन्फिनिटी पे जाके इट विल बिकम 0। तो हम बोलेंगे इन्फिनिटी पे ये एक टेंजेंट हो गया, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इलिप्स में जो फोकल एक्सिस है उसको हम मेजर एक्सिस बोलते थे, यहाँ पे उसको ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे ये माइनर एक्सिस होता था जो भी फोकाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यहाँ पे उसको कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं। तो बस नाम चेंज हो गया और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सेंटर हो गया फोकस का मिड पॉइंट, ओ इसमें सेंटर हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, N1 फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया, वैसे का वैसे ये सारा चीज़। तो ये क्या है? एसिम्पटोट, ठीक है। ये क्या है? ट्रांसवर्स एक्सिस, जिसको हम शॉर्ट में TA बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? TA। ये क्या है? कॉन्जुगेट एक्सिस, जिसको हम शॉर्ट में CA बोलेंगे। ये क्या है? सेंटर ऑफ कोर्स डायरेक्ट्रिक्स। ये एसिम्पटोट है तो ऑफ कोर्स ये भी एसिम्पटोट है, तो दिस इज़ ऑल्सो एसिम्पटोट। ऐसा नहीं कि एक ही एसिम्पटोट है, दोनों लाइन एसिम्पटोट्स हैं, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स ये हो ही गया। A1 को हम क्या बोलेंगे? इसको वर्टेक्स। तो ऐसे ये भी वर्टेक्स हो गया, या चलो इधर सब 2 2 यूज़ किया है तो ये भी इधर 1 कर दिया,
ये वर्टेक्स हो गया, ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। यहाँ से एक वर्टिकल कॉर्ड लिया तो वही एंड्स ऑफ लेटस रेक्ट, ये लेटस रेक्टम हो गया L1 L1 डैश, ऐसे ही यहाँ से आ जाएगा L2 डैश और ये हो गया L2, ये आ जाएगा। ठीक है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ये हो गया और कॉन्जुगेट एक्सिस सेंटर। चलो अब इसमें सबसे पहले तो एक नोट क्या लिख लेते हैं, ये ठीक है। नोट 1, मैनी रिजल्ट्स ऑफ हाइपरबोला कैन बी ऑब्टेन्ड from that of an ellipse by replacing b square with minus b square। ठीक है, b स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रख दिया तो बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। फर्स्ट थिंग, ठीक है, नोट 2, focal axis will remain x-axis irrespective of a being greater, less or इक्वल्स टू बी। मतलब हाइपरबोला ऐसे ही बनेगा चाहे ए बी से बड़ा हो, छोटा हो या बराबर हो। ठीक है, पलटेगा कब? फोकल एक्सिस वाई एक्सिस कब बनेगा? जब वाई स्क्वायर पहले लिखा हो। ये ठीक है, फोकल एक्सिस विल बी वाई एक्सिस व्हेन इक्वेशन is of the form y square upon lambda square minus x square upon mu square is equals to 1। अगर y का टर्म पहले आया है तब जो फोकल एक्सिस होगा वो x एक्सिस की बजाय y एक्सिस होगा। ठीक है, ये हो गया। अब कोऑर्डिनेट्स वगैरह तो देखो कुछ भी लिखने की ज़रूरत है नहीं, वैसे मैं लिखूँगा, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। फोकस क्या होगा, एंड्स ऑफ लैटिस रेक्टम का सब कुछ एज इट इज़ इलिप्स वाला ही है। तो अगर हमें इलिप्स का याद है तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप समझ में आ गया। अगर इलिप्स का याद नहीं है तो फिर यहाँ लिखने का फ़ायदा नहीं है, पहले वो जाके याद करो। ठीक है, तो चलो दोबारा चालू करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन कितना हो गया? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, एसेंट्रिसिटी इलिप्स में भी हमने 3 तरीके से फॉर्मूले को डिफरेंट फॉर्म में लिखा था और फिर हमने बोला था कि तीनों फॉर्म में याद रखना है, तो यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे।
ई स्क्वायर बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये थी एसेंट्रिसिटी इलिप्स के केस में। फिर इलिप्स में हमने ऐसे बोला था कि छोटा अपॉन बड़ा होना चाहिए, वरना तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर बी बड़ा हो जाए, ठीक है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर बी बड़ा हो जाएगा तो इस फॉर्मूले में बी और ए को पलटना पड़ेगा। यहाँ पे वो टेंशन नहीं है, ए बी से बड़ा हो चाहे छोटा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रखेंगे तो ये फॉर्मूला है। तो हाइपरबोला के केस में एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। तो इसमें इस बात का फ़र्क ही नहीं पड़ता कि ए बड़ा है या बी बड़ा है या दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो ये आएगा, इसको ऐसे याद रखना है। और ए स्क्वायर ई स्क्वायर, वहाँ हमने याद कराया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इलिप्स में, यहाँ बी स्क्वायर की जगह प्लस बी स्क्वायर हो गया। और वहाँ पे बी स्क्वायर याद कराया था हमने ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ऐसे था इलिप्स के केस में। 1 माइनस ई स्क्वायर में ऐसे ही बोल सकते हैं, ई 1 से छोटा था तो 1 माइनस ई स्क्वायर पॉजिटिव था। यहाँ पे जब बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रखेंगे तो उस माइनस को अगर इधर ले जाएं तो 1 माइनस ई स्क्वायर पलट के कितना आ जाएगा, ई स्क्वायर माइनस 1, ये आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस वाले केस में ई 1 से बड़ा है तो दिस विल रिमेन पॉजिटिव नंबर। तो तीनों फॉर्म में याद रखना है मैनिपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एसेंट्रिसिटी। सेकंड हो गया फोकाई, दैट इज S1 कॉमा S2, तो वो हो जाएगा प्लस माइनस ए कॉमा 0, वहाँ पे भी यही था, ठीक। फिर थर्ड पॉइंट ट्रांसवर्स एक्सिस या फिर TA, तो वो हो जाएगा एक्स एक्सिस पहली बात, और उसका इक्वेशन हो जाएगा y बराबर 0, और एंड्स हो जाएंगे A1 कॉमा A2 विच इज़ प्लस माइनस A कॉमा 0, ये हो जाएगा A कॉमा 0, ये माइनस A कॉमा 0, ठीक है। एंड लेंथ बराबर हो जाएगा 2A, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ट्रांसवर्स एक्सिस, मतलब दिस इज़ फोकल एक्सिस, जिसके ऊपर फोकस लाई करता है उसी को, ये किसके करस्पॉन्डिंग हो गया वापस, जो इलिप्स में मेजर एक्सिस होता है उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस है। तो कॉन्जुगेट एक्सिस, जो इस वाले केस में इट इज़ वाई एक्सिस, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, x बराबर 0। तीसरा एंड्स क्या हो जाएगा, B1 कॉमा B2 दैट इज़ 0 कॉमा प्लस माइनस B। अब B1 B2 कहाँ है, ये कॉन्जुगेट एक्सिस के ऊपर हमने क्या किया, B डिस्टेंस पे एक पॉइंट ऊपर ले लिया और दूसरा पॉइंट नीचे ले लिया, तो ये इसका एंड्स ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस हो गया। ये फिजिक, जैसे इलिप्स वाले केस में क्या होता है, जो एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस होता है वो हमें क्लियरली दिखाई देता है, जहाँ पे इलिप्स वाई एक्सिस को कट कर रहा होता है, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो हमें दिखता है कि ये दोनों एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस है। यहाँ पे ये जो दो पॉइंट है वो अभी तो हमें दिख नहीं रहा फिजिकली कि कौन से पॉइंट्स हैं ये, ठीक है। वो तो हमने ओरिजिन से B डिस्टेंस ऊपर नापा, B डिस्टेंस नीचे नापा, 2 पॉइंट्स आ गए, उनको एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस बोल दिया, ठीक है। वरना ये हमें फिजिकली भी दिख जाएगा, बिकॉज देयर समथिंग कॉल्ड कॉन्जुगेट हाइपरबोला। जब हम उस हाइपरबोला को ड्रॉ करेंगे तो फिर मेरे को B1 B2 क्लियरली फिजिकली दिख जाएगा कि कौन सी चीज़ है, रादर देन के प्लेन डिस्टेंस हम उस पर नापे। एंड दिस इज़ क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना हो जाएगा, 2B, ठीक है। सॉरी, माइनर एक्सिस नहीं, मतलब कॉन्जुगेट एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस को डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज़ लाइन कंटेनिंग फोकस, ठीक है। अच्छा, इलिप्स की तरह यहाँ पे भी ये जो D1 है और ये जो S1 है, ये एक पेयर हो गया फोकस डायरेक्ट्रिक्स का। अगर D1 S1 लेके हमने वो सारे पॉइंट ढूंढे
जो पी एस अपॉन पी एल बराबर ई को सेटिस्फाई कर रहा है, जो बेसिक डेफिनेशन है कोनिक का, तो दोनों ब्रांच आ जाएगा ये, ठीक है। इस पर अगर हमने कोई पॉइंट लिया तो उसका डिस्टेंस यहाँ से एंड इस लाइन से डिस्टेंस का रेशो ई के बराबर ही आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि ये फोकस डायरेक्ट्रिक्स केवल इस ब्रांच के लिए है और ये फोकस डायरेक्ट्रिक्स इस ब्रांच के लिए, ऐसा नहीं है। ये फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का जो पेयर है वो दोनों ब्रांचेस आ जाएंगी उससे, और फिर S2 और D2 से भी दोनों ब्रांचेस आ जाएंगी, ठीक है। बट जैसा हमने इसमें बोला था, ऑफ कोर्स हम ऐसा नहीं करेंगे कि S1 ये ले लें और D2 ये ले लें। अगर ये डायरेक्ट्रिक्स और ये फोकस लिया तो फिर अलग इलिप्स बनेगा सेम ई लेने पे, ये ठीक है। फिर तो उसमें क्या होगा कि एक यहाँ पे आएगा और दूसरा फिर इधर आएगा फोकस डायरेक्ट्रिक्स, तब फिर अलग हाइपरबोला बनेगा। मैंने शायद इलिप्स बोल दिया, अलग हाइपरबोला बनेगा। इलिप्स में भी ऐसा ही था। तो जो S1 और D1 है दैट इज करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। एक हमें ये चीज़ याद रखनी है। हाँ, तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया, कॉन्जुगेट एक्सिस हो गया, और क्या बचता है फिफ्थ पार्ट। कॉन्जुगेट एक्सिस को कैसे डिफाइन करेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ फोकाई। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ फोकाई इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। सेंटर, ऑरिजिन। सेंटर को हम डिफाइन कैसे करेंगे? मिड पॉइंट ऑफ फोकाई, ये हो गया, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट, फीट ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, दैट इज N1, N2, वो हो जाएगा प्लस माइनस A/E, 0। इलिप्स में भी यही था, ठीक है। सेवेंथ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, मतलब D1 एंड D2 की इक्वेशन की बात करें तो वो आ जाएगा x = प्लस माइनस A/E, एग्जैक्टली इलिप्स वाला। इसमें और इलिप्स वाले में कोई अंतर नहीं है, एज इट इज सेम है, ठीक है। ठीक है, 5, 6, 7 और क्या बचता है? नेक्स्ट 8th पॉइंट, एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, L1, L1 डैश, L2, L2 डैश, दैट विल बी प्लस माइनस AE, प्लस माइनस B²/A। ये जो 4 पॉइंट है तो इनके कोऑर्डिनेट्स एग्जैक्टली वैसे ही हैं। And length of latus rectum will be 2B²/A, ठीक है। ये हो गया 9th, ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल भी वही है जो इसका, मतलब ये दो ब्रांचेस ऐसे हैं, तो जो इसके वर्टिसेस हैं, जो एंड्स ऑफ TA है, A1, A2, उसको डायमीटर मान के जो सर्कल खींचा है वही ऑक्सिलरी सर्कल है। और जैसा इलिप्स में इक्वेशन था एग्जैक्टली वैसा ही इक्वेशन यहाँ पे है। और ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन क्या है? x² +
वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। यह आ गया ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन। ठीक है, यह आ गया। और क्या बचता है? बस 10th में हम बोल सकते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ठीक है, शॉर्ट में हम लिखेंगे CHB। तो फॉर ए गिवन हाइपरबोला, मैं ये वाला जो हाइपरबोला है जिसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वी डिफाइन conjugate hyperbola as y square upon b square minus x square upon a square is equals to 1। मतलब सिंपली हमने क्या किया, इन दोनों को पलट दिया। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या हो गया, कॉन्जुगेट हाइपरबोला आ गया। हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला में क्या होगा कि जो इस हाइपरबोला के लिए एंड्स ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस है वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए, कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी बेसिकली हाइपरबोला है, उस हाइपरबोला को अगर मतलब जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला आएगा वो ऐसे आएगा यहाँ पे, ये ठीक। अगर हम उसको हाइपरबोला तो ये उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो जाएगा, मतलब कॉन्जुगेट हाइपरबोला का कॉन्जुगेट हाइपरबोला वापस वही हाइपरबोला खुद हो जाएगा। और इन दोनों को हम रिलेट कैसे करते हैं, हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला का मतलब क्या है कि एक का ट्रांसवर्स एक्सिस दूसरे का कॉन्जुगेट एक्सिस होता है और इसका ट्रांसवर्स एक्सिस पहले का कॉन्जुगेट एक्सिस होगा। ठीक है, तो जो दूसरा हाइपरबोला बनेगा, जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला बनेगा, उसके लिए B1 B2 तो ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि वो B2 से तो ऐसे जा रहा होगा और B1 से ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, और उस हाइपरबोला के लिए A1 A2 जो है वो कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगा। तो CA नोट, CA एंड TA ऑफ हाइपरबोला will be TA and TA मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस and CA of its conjugate hyperbola respectively। सही है। तो चलो अब इसी बात को और प्रॉपर्ली लिख लेते हैं। हाइपरबोला का इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कॉन्जुगेट हाइपरबोला जो इसका होगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और जो डायग्राम आएगा वो ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये मान लिया A1 है, A2 है, ठीक है, ये ब्रांच एंड दिस ब्रांच आर कॉरेस्पॉन्डिंग ब्रांच। ठीक है, मतलब ये दोनों एक साथ हैं, ये दोनों एक साथ हैं। ऑफ कोर्स ये दोनों एक साथ नहीं है।
तो अगर इसको हम हाइपरबोला बोलें तो ये कॉन्जुगेट हो जाएगा, इसको हाइपरबोला बोलें तो ये कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो इसको मान लिया, चलो हमने H1 बोल दिया, इसको H2 बोल दिया, तो हाइपरबोला H1 मान लिया ये है, H2 ये है, ठीक है। और इसकी एसेंट्रिसिटी को मान लिया E1 बोल दिया, इसकी एसेंट्रिसिटी को E2 बोल दिया। तो देखो रिजल्ट्स क्या क्या हैं। रिजल्ट 1 A1, A2 जो है दैट इज एंड्स ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस फॉर H1 and these two are ends of conjugate axis for H2। ऐसे ही B1 and B2 क्या है, ends of conjugate axis for H1। जो ये दोनों पॉइंट्स हैं B1 B2 वो हाइपरबोला 1 के लिए कॉन्जुगेट एक्सिस के एंड पॉइंट्स हैं, एंड दीज विल बी एंड्स ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस फॉर H2। ठीक है, ये तो रिज़ल्ट 1 हो गया। रिज़ल्ट 2 क्या हो गया, E1 स्क्वायर इज़ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये ठीक है। E2 स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर विच इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इन दोनों को अगर हम पलट के जोड़ लें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो विच विल बी 1। तो हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला की जो एसेंट्रिसिटीज़ होगा उनके रेसिप्रोकल के स्क्वायर का सम, मतलब रेसिप्रोकल किया फिर स्क्वायर किया फिर उसको सम किया तो हमेशा 1 आएगा, ठीक है। ये एक रिजल्ट हो गया। रिजल्ट 3 कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला विल बी द हाइपरबोला इटसेल्फ, ये ठीक है। मतलब H1 के कॉन्जुगेट हाइपरबोला का कॉन्जुगेट हाइपरबोला खुद H1 होगा, ये लिखा है, ठीक है। ये रिजल्ट आ गया। एक ये जो फोकस 1 फोकस 2 है ये कितना है AE1, 0, इसका मान लिया फोकस 1 F1 है और इसका फोकस 2 F2 है, तो ये कितना हो जाएगा 0, BE2, सही है। तो देखो E1 स्क्वायर इतना लिखा है, अगर मैं A स्क्वायर को इधर ले जाऊँ तो ये समझ आता है कि AE1 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, और B को अगर इधर ले जाएँ तो BE2 वो भी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो उसका मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस बराबर है, ठीक है। अब देखो सिमेट्री से F1 के लिए S1 S2 F1 के लिए ये दोनों बराबर डिस्टेंस होगा, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं। S2 के लिए ये दोनों सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं तो ये दोनों डिस्टेंस बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है, S1 F1 S2 F2 ये जो क्वाड्रिलेटरल आ रहा है ये रोम्बस हो गया, क्योंकि चारों साइड बराबर हैं सिमेट्री से। S1 के लिए F1 और F2 बराबर डिस्टेंस पे होगा तो S1 F1 S1 F2 बराबर होगा, ठीक है। पहला तो ये हो गया। फिर दूसरा हमने क्या बोला कि ओरिजिन से जो डिस्टेंस आ रहा है AE1 एंड ये जो डिस्टेंस आ रहा है BE2 ये दोनों भी बराबर हैं। तो अगर ये बराबर है तो S1 S2 एंड F1 F2 S1 S2 डिस्टेंस एंड F1 F2 डिस्टेंस ये दोनों भी बराबर हैं। तो अगर डायगोनल इक्वल हैं, सही है, तो फिर और साइड्स बराबर हैं
तो ये जो रोम्बस है वो फिर क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। उसका मतलब क्या है कि हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला की फोकाई से बनने वाला क्वाड्रिलेटरल हमेशा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? रिजल्ट 4, S1 F1 बराबर S1 F2 एंड F1 S2 बराबर F1 S1 implies S1 F1 S2 F2 is rhombus. Also OS1 बराबर OF1 बराबर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मतलब AE1 बोलो या BE2 बोलो, दोनों रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हैं। दिस इम्प्लाइज कि S1 S2 बराबर F1 F2 बराबर 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इन दोनों को मिला के हम क्या बोल सकते हैं? S1 F1 S2 F2 इज स्क्वायर, ये ठीक है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? दैट इज क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय फोकाई ऑफ हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला, फोकाई ऑफ हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला, दैट इज S1 F1 S2 F2 is a स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये स्क्वायर है, ये 90 डिग्री पे है एंड ये दोनों बराबर है, तो ये स्क्वायर हो गया। बस ये बताया। दिस वाज रिजल्ट 4। रिजल्ट 5, हाइपरबोला मान लिया H1 एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला H2 शेयर सेम पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स। ये ठीक है, एसिम्पटोट्स बेसिकली क्या है? पेयर ऑफ लाइन है। तो जब हम एसिम्पटोट का इक्वेशन लिखेंगे तो वो भी एक कोनिक सेक्शन आएगा, दैट इज ऑल्सो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसका जो जॉइंट इक्वेशन आएगा वो भी एक 2 डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन आएगा वैसे इस वाले केस में। तो ठीक है, अब देखो जो एसिम्पटोट है, तो जो हाइपरबोला के लिए एसिम्पटोट है जो पेयर ऑफ लाइन, वही कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए। ठीक है, पहली बात। और ये इसमें नहीं, स्टैंडर्ड हाइपरबोला में नहीं, कोई भी हाइपरबोला हो, वो जो हाइपरबोला होगा एंड उसका जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा, दोनों के लिए पेयर ऑफ एसिम्पटोट सेम होगा। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट क्या है कि जो हाइपरबोला की इक्वेशन होगी वो 2 डिग्री की इक्वेशन होगी इन जनरल, ये ठीक है। और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की भी कोनिक सेक्शन होगा, उसकी भी 2 डिग्री की इक्वेशन होगी। और पेयर ऑफ एसिम्पटोट जो होगा उसका भी 2 डिग्री का इक्वेशन होगा। इन तीनों की जो इक्वेशन होगी वो बिल्कुल एक जैसी होगी। उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म, वाई स्क्वायर का टर्म, एक्स वाई का टर्म, एक्स का टर्म और वाई का टर्म, यहाँ तक बिल्कुल एक जैसे लिखे होंगे। अगर 3x स्क्वायर हाइपरबोला की इक्वेशन में लिखा है तो 3x स्क्वायर ही कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन में लिखा होगा, और 3x स्क्वायर ही पेयर ऑफ एसिम्पटोट की इक्वेशन में लिखा होगा। तो तीनों में अंतर क्या आएगा? केवल एंड केवल
कांस्टेंट वाला डिफर करेगा, कांस्टेंट अलग अलग आएगा, बाकी सारा कुछ इक्वेशन एक जैसा ही रहेगा। मतलब जो वेरिएबल पार्ट है वो तीनों ही इक्वेशन में आइडेंटिकल रहेगा। ये भी जनरल हाइपरबोला के लिए सही है, केवल ये स्टैंडर्ड के लिए नहीं है कि जिसका ट्रांसवर्स एक्स एक्सिस हो, कैसा भी हाइपरबोला हो, मतलब यहाँ पे तिरछा रखा हो हाइपरबोला, उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऐसे आ जाए, बीच में पेयर ऑफ एसिम्पटोट आ जाए, इन तीनों की जो इक्वेशन में वेरिएबल पार्ट होगा वो डिट्टो सेम होगा, एग्जैक्टली सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा उनके वेरिएबल पार्ट्स में। ठीक है, केवल कांस्टेंट में डिफरेंस होगा। और कांस्टेंट में भी क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जैसे यहाँ पे एसिम्पटोट जो है वो इन दोनों हाइपरबोला के बीच में, तो वहाँ पे भी जो एसिम्पटोट वाला कांस्टेंट होगा वो हाइपरबोला वाले कांस्टेंट एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला वाले कांस्टेंट के बिल्कुल बीच में होगा। मतलब हाइपरबोला का कांस्टेंट और कॉन्जुगेट हाइपरबोला का कांस्टेंट जोड़ के बाई 2 कर दें तो एसिम्पटोट का कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, एसिम्पटोट इज़ ऑल्सो अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पहला चीज़ ये हो गया। तो अब इस लॉजिक को यूज़ करके, अब इसका प्रूफ क्या है, वो प्रूफ में तो वी आर नॉट गोइंग। इस लॉजिक को यूज़ करके अगर हमें हाइपरबोला का इक्वेशन दे रखा है, जनरल हाइपरबोला का इक्वेशन, ये ठीक है, जिसमें एक्स वाई वगैरह सब आ रहा है, तो उससे हम बाकी दोनों के इक्वेशन तुरंत निकाल सकते हैं। कैसे? जो हाइपरबोला की इक्वेशन होगी उसमें आई विल ऐड ए वैल्यू लैम्डा, और हमने बोल दिया कि ये मान लिया पेयर ऑफ एसिम्पटोट की जॉइंट इक्वेशन है, क्योंकि जो पेयर ऑफ एसिम्पटोट है वो भी क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अब ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है इसके लिए डेल्टा 0 होता है। ठीक है, तो जो नया इक्वेशन आया उसमें हमने डेल्टा को 0 कर दिया तो मेरे पास लैम्डा आ गया। ठीक है, मतलब कि जो हाइपरबोला की इक्वेशन है उसमें एक कांस्टेंट लैम्डा जोड़ के हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। और लैम्डा निकालने के लिए हमने क्या बोला कि डेल्टा को 0 कर दिया। मान लिया लैम्डा की वैल्यू 4 आ गई, तो जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन है वो उसके बाद एक लाइन में आ जाएगा। बस हम क्या करेंगे कि लैम्डा की जगह 2 लैम्डा अगर हम हाइपरबोला की इक्वेशन में जोड़ दें तो पेयर ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन आ जाएगा, क्योंकि तभी तो उन दोनों के बीच में पेयर ऑफ एसिम्पटोट आएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हाइपरबोला की इक्वेशन में लैम्डा जोड़ के, हाइपरबोला की इक्वेशन में लैम्डा जोड़ के हमें पेयर ऑफ एसिम्पटोट का इक्वेशन आ रहा है, तो पेयर ऑफ एसिम्पटोट की इक्वेशन में फिर और एक और लैम्डा, मतलब वही लैम्डा जोड़ के उतना ही वैल्यू और जोड़ के कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं। देखो हाइपरबोला का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स, ठीक है, मतलब ये क्या है, पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स का इक्वेशन कितना आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 0। क्योंकि ये तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ऑरिजिन, तो उसका इक्वेशन तो होमोजीनियस इक्वेशन आना चाहिए, तो वो होमोजीनियस इक्वेशन आ गया। अब देखो यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बाई ए प्लस माइनस वाई अपॉन बी बराबर 0। ये भी इन दोनों लाइनों का इंडिविजुअल इक्वेशन आ गया। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए टाइम्स एक्स। ठीक है, तो ये वाला जो एसिम्पटोट है इसका इक्वेशन आ गया y इज इक्वल टू बी बाई ए एक्स, तो स्लोप b बाई ए हो गया। और ये वाला जो एसिम्पटोट है इसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एक्स। ये दूसरा एसिम्पटोट का इंडिविजुअल इक्वेशन आ गया। अब तुम यहाँ से ऐसे देख सकते हो, हाइपरबोला से यहाँ तक जाने में इस 1 में हमें -1 जोड़ना पड़ा तब यहाँ पे पहुँचे। तो अगर इसमें -1 और जोड़ दें तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, इन दोनों के जस्ट बीच में ये वाला है, जस्ट बीच में मतलब एग्जैक्ट मिडिल में। वैसे तो अगर हम बीच में बात करें तो -1 और 1 के बीच में 0.3 भी है। ठीक है, 0.3 भी -1 और 1 के बीच में आएगा, बट वो जस्ट बीच में नहीं आएगा। इस वाले केस में एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट है।
तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज -x² अपॉन a² इज इक्वल्स टू 1। ये 3 इक्वेशंस आ गए। ठीक है, तो एक रिजल्ट क्या है, नोट इक्वेशंस ऑफ hyperbola, pair of asymptote and conjugate hyperbola will have exactly same variable part, that is their equations will differ only in constant term। उनकी जो तीनों की इक्वेशन में डिफरेंस आएगा वो केवल कहाँ पे आएगा, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस आएगा, बाकी सब कुछ एक जैसा ही रहेगा। ठीक है, तो इसी की वजह से नोट टू, इफ इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज h बराबर 0, देन इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट, ये ठीक है, मतलब जॉइंट इक्वेशन, कैन बी assumed as h plus lambda is equals to 0. Now as this is pair of straight lines, hence lambda can be found by डेल्टा इज इक्वल्स टू 0। डेल्टा मतलब वही ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG², वहाँ से। ठीक है, कैन बी अज्यूम्ड एज h प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 and equation of conjugate hyperbola will be h plus 2 lambda is equals to 0। ठीक है, सेम ही लैम्डा यूज़ करके कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन कितना आ जाएगा, h प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है,
तो क्वेश्चन 1, लेट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 1 and its conjugate hyperbola is h2, then find first part. Then find first part, eccentricity of h2. Second part, area of quadrilateral formed by foci of h1 and h2. ये आ गया, मतलब ये क्वेश्चन है। तो या तो इसमें हाइपरबोला इसमें जो हाइपरबोला है इसकी एसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं, फिर वहाँ से कॉन्जुगेट हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी आ जाएगी, या सीधे सीधे उसी की निकाल सकते हैं इक्वेशन। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन में h2 का इक्वेशन ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा। तो इसकी एसेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी, E2। वैसे होता है 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ पे बी स्क्वायर ये हो जाएगा 9/16, तो 25/16 दैट विल गिव यू E2 इज इक्वल्स टू 5/4। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हाइपरबोला h1 ऐसे है, h2 ऐसे है, ये h2 है, ये h1 है। ठीक है, ये f2 है, ये s1, सॉरी ये f1 है, ये s1 है। तो जो ये स्क्वायर आएगा, ठीक है, उसका एरिया हम ऐसे निकाल सकते हैं कि इसका एरिया निकाल के 4 गुना कर दिया, तो जो सेकंड पार्ट का आंसर है। ठीक है, और इसमें भी अभी हमने बोला था कि OS1 और OF1 बराबर हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर एरिया ऑफ S1 F1 S2 F2, ये ठीक है, ये चाहिए, विच इज़ इक्वल्स टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ OS1 F1, ये ट्राइंगल। ठीक है, दैट इज़ 4 इंटू हाफ इंटू OS1 इंटू OF1, ये 2 हो गया, दिस इज़ 2। OS1 और OF1, ये ठीक है, OS1 बराबर OF1 होगा, ये अभी हमने निकाला था, तो इंटू OF1 का स्क्वायर। ठीक है, विच इज़ 2 इंटू बी स्क्वायर E2 स्क्वायर, ये E1 है और ये BE2 है। ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू, अच्छा ये वाला B कौन सा है, ये वाला A कौन सा है, जो एक्स स्क्वायर के नीचे है, ये A है, तो इसमें जो B स्क्वायर है वो ये वाला है, तो 216 E2 का स्क्वायर, E2 का स्क्वायर कितना है, 25/16, तो आंसर कितना हो जाएगा, 50 स्क्वायर यूनिट्स। ये होगा।
चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 2, let equation of hyperbola is 3x square minus 5xy minus 2y square minus 5x plus 11y minus 8 is equals to 0. Then find first part its center, second part joint equation of pair of asymptotes, third part equation of conjugate hyperbola. ठीक है, तो फिर शुरू हो गए। सॉल्यूशन, लेट जॉइंट इक्वेशन ऑफ asymptotes is 3x square minus 5xy minus 2y square minus 5x plus 11y minus 8 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, लैम्डा से डिफर करेगा मान लिया, तो इसलिए हमने लैम्डा जोड़ लिया। ठीक है, अब इस इक्वेशन में a की वैल्यू कितनी हो गई 3, b की वैल्यू कितनी हो गई -2, h की वैल्यू -5/2 और g की वैल्यू -5/2, f की वैल्यू 11/2 और c की वैल्यू लैम्डा -8। ठीक है, तो पेयर ऑफ एसिम्प्टोट के लिए डेल्टा 0 होगा, तो दैट मीन्स ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर बराबर 0। तो दैट विल गिव यू ABC, तो ABC तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 15 प्लस 2FGH माइनस 5/2 माइनस AF स्क्वायर, तो 3 इंटू एफ स्क्वायर 121/4 माइनस BG स्क्वायर, तो प्लस 2 इंटू जी स्क्वायर 25/4 माइनस CH स्क्वायर, तो C इज़ लैम्डा -8 इंटू H स्क्वायर इज़ 25/4 इज इक्वल्स टू 0। तो हम क्या कर सकते हैं, 1 2 से ये 2 कैंसिल किया। ठीक है, इस लैम्डा -8 को उधर ले गए, पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 60 प्लस ये हो जाएगा 11 इंटू 25 माइनस ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 3 इंटू 11 इंटू 11 प्लस ये हो जाएगा 50 बराबर लैम्डा -8 इंटू 25। हाँ, तो अगर 11 कॉमन ले लें तो ये 33 हो जाएगा, तो ये -8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 -8 इंटू 11 इज इक्वल्स टू लैम्डा -8 इंटू 25। फिर यहाँ से अगर हम 11 कॉमन ले लें तो 10 - 8 कितना हो जाएगा 2, तो लैम्डा -8 विल बी 22/25।
तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 222/25। सही है। ये तो लैम्डा की वैल्यू आ गई, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे रखो तो किसका इक्वेशन आ जाएगा? पेयर ऑफ एसिम्प्टोट का। तो देखो इस क्वेश्चन के हिसाब से पेयर ऑफ एसिम्प्टोट का जॉइंट इक्वेशन कितना आएगा? 3x² माइनस 5xy माइनस 2y² माइनस 5x प्लस 11y प्लस लैम्डा -8। तो लैम्डा -8 यहीं से रख दिया, 22/25 बराबर 0, ये आएगा। ठीक है। आई होप आई हैव नॉट कमिटेड एनी मिस्टेक्स। ठीक है। ये तो आंसर कितने का हो गया? सेकंड पार्ट का। ये हो गया आंसर सेकंड पार्ट। ठीक है। थर्ड पार्ट के लिए कॉन्जुगेट हाइपरबोला वो हो जाएगा 3x² माइनस 5xy माइनस 2y² माइनस 5x 11y। यहाँ तक तो सेम रखा। ठीक है। और फिर इसी इक्वेशन में लिखा था -8 प्लस लैम्डा। लैम्डा कितना आया? इतना। इसमें लैम्डा जोड़ा, पेयर ऑफ एसिम्प्टोट आ गया, और एक और लैम्डा जोड़ें मतलब 2 लैम्डा, तो 2 इंटू लैम्डा इज 222/5। यह आ गया कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला था कि हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब जो सेंटर है वो तो बेसिकली क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एसिम्प्टोट्स भी होगा। अब जो एसिम्प्टोट है, जैसे ये जो है इक्वेशन है, ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस कैसे निकालते हैं? अगर जनरल लाइंस दे रखा है तो हम इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया पार्शियली, मतलब वाई को कांस्टेंट मान के, फिर वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करके जो दो लीनियर इक्वेशंस आए उनको सॉल्व कर लिया। तो ऐसा करने से जो पॉइंट आएगा दैट विल बी सेंटर। ठीक है। अब देखो जो हाइपरबोला का इक्वेशन होगा, जो पेयर ऑफ एसिम्प्टोट का इक्वेशन होगा, दोनों इक्वेशन एग्जैक्टली एक जैसा ही होगा और कांस्टेंट का डिफरेंस होगा। तो अब हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें पार्शियली या फिर हाइपरबोला के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें, एग्जैक्टली एक ही बात है। ठीक है। क्योंकि जो कांस्टेंट पार्ट है वो तो वैसे 0 हो जाएगा डिफरेंशिएट होने के बाद। तो हम एज ए नोट भी लिख सकते हैं, नोट टू फाइंड सेंटर ऑफ हाइपरबोला वी कैन फर्स्ट differentiate इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ये ठीक है। हाइपरबोला बोलो, कॉन्जुगेट हाइपरबोला बोलो, पेयर ऑफ एसिम्प्टोट बोलो, तीनों एक ही बात है, क्योंकि डिफरेंशिएशन करके इसका तो कोई मतलब नहीं, डिफरेंशिएट करते ये 0 हो जाएगा और इससे पहले वाला पार्ट तीनों में सेम लिखा है, तो किसी को डिफरेंशिएट करो। वी कैन फर्स्ट डिफरेंशिएट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई पार्शियली, ये ठीक है। देन सॉल्विंग, hence obtained linear equations। ठीक है। तो करते हैं अब ये फर्स्ट पार्ट के लिए फॉर सेंटर 3x² माइनस 5xy माइनस 2y² माइनस 5x 11y माइनस 8 बराबर 0। इसको डिफरेंशिएट किया पार्शियली x के रिस्पेक्ट में,
तो यह आ जाएगा 6x माइनस 5y माइनस 5 बराबर 0। फिर हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया y के रेस्पेक्ट में, तो ये 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 5x माइनस 4y प्लस 11 बराबर 0। इन दोनों को सॉल्व कर लो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। कैसे सॉल्व करें? इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, इसको 6 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया, तो x वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। इसको 5 से तो 25, इसको 6 से 24x, इसको 5 से 25, इसको 6 से प्लस 66 बराबर 0। तो ये हो गया 49x इज इक्वल्स टू 41 और x इज इक्वल्स टू 41/49। ठीक है, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट के लिए इसको 4 से और इसको 5 से मल्टीप्लाई करके घटा दिया, 4 और 5, हाँ, तो 4 हो जाएगा 24 प्लस 25x माइनस 4 माइनस 5, तो x इज इक्वल्स टू 75/49। सॉरी, x नहीं, ये y है। 5 और 6 से मल्टीप्लाई करके जुड़ाना, तो x चला गया, y बचेगा। तो दिस इज़ बेसिकली y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट है। तो हमारा सेंटर कितना आ गया? 75/49, 41/49, ये आ गया आंसर। सो दीज आर द फाइनल कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर। I hope this is clear. ये जो हमने बोला ना पार्शियली डिफरेंशिएट करके ये निकाला, सेंटर निकाला, या फिर इन तीनों की इक्वेशंस में देयर इज़ अ डिफरेंस ओनली बिटवीन द कांस्टेंट्स, ये सब जेई वेई में मोस्ट सॉरी नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी पढ़ा दिया, बाई चांस पूछ लिया तो इसलिए।
क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड इक्वेशन ऑफ hyperbola if first part center is 1, 0, focus is 6, 0 and TA is equals to 6. Second part, center is 3, 2, focus is 5, 2 and one vertex is 4, 2. Third point, center is -3, 2, one vertex is -3, 4 and eccentricity is 5/2. ठीक है, तो केवल हाइपरबोला का इक्वेशन निकालना है। तो अब करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट में सेंटर 1, 0, फोकस इतना, ठीक है। तो ये दोनों तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही हैं, तो हाइपरबोला कुछ ऐसे आएगा। सेंटर जो है वो 0, 0 होने की बजाय 1, 0 हो गया एंड एक फोकस 6, 0 हो गया, ठीक है। ट्रांसवर्स एक्सिस 6 हो गया, सॉरी फोकस 6, 0 है, ये तो मैंने कुछ और ही लिख दिया। हाँ, ये जो फोकस है S1 दिस इज 6, 0 और ट्रांसवर्स एक्सिस 6 है। ट्रांसवर्स एक्सिस 6 होने का मतलब क्या है कि ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ 6 है, ठीक है। तो 2a बराबर 6 इसकी वजह से, और सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना हो गया 5, तो यहाँ से a बराबर कितना हो गया 3 और AE, ये ठीक है, सेंटर से ये जो डिस्टेंस है वो AE होता है, वो हो गया 5। अब A हमने 3 पता है तो E कितना हो गया 5/3, ठीक है। फिर b स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर e स्क्वायर -1, सो दिस विल बी a स्क्वायर इज 9, e स्क्वायर इज 25/9 -1 विच इज़ 9 कैंसिल हो जाएगा 16। तो अब हमने हाइपरबोला का इक्वेशन लिख लिया। अगर हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है या वर्टिकल हाइपरबोला है तो डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की बजाय जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अगर हाइपरबोला ऐसे तिरछा है तो डायरेक्टली इक्वेशन नहीं लिख सकते, ये ठीक है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की फॉर्म में डायरेक्टली नहीं लिख सकते। बट जैसा हमने इलिप्स में बोला था कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस पे यूज़ करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो उस तरीके से तो लिख सकते हैं। बट इस वाले केस में क्या है, सेंटर इज़ 1, 0, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये सेंटर यूज़ करें, अपॉन a स्क्वायर। तो a स्क्वायर का वैल्यू 9, b स्क्वायर का वैल्यू 16 इज इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन आ गया। मतलब दिस इज x माइनस 1 का स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 1। ये आंसर आएगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में आते हैं। देखो सेकंड पार्ट में सबसे पहले तो उसने क्या क्या दे रखा है, एक सेंटर दे रखा है, एक फोकस दे रखा है, एक वर्टेक्स दे रखा है। सेंटर, फोकस, वर्टेक्स तीनों ही ट्रांसवर्स एक्सिस पे आता है। ट्रांसवर्स एक्सिस के ऊपर ही सेंटर आता है, वही फोकस आता है, वही वर्टेक्स आता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात नोटिस करने वाली क्या है कि इसके वाई कोऑर्डिनेट तीनों के सेम है। उसका मतलब क्या है कि ट्रांसवर्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है और हम इक्वेशन सीधा सीधा लिख सकते हैं, बस मेरे को ए और बी चाहिए।
ठीक है, तो हमने ऐसे खींच लिया। सेंटर 3 2 4 2 5 2, तो सेंटर इज़ 3, 2, ये ठीक है। हाइपरबोला मान लिया ऐसे है। वर्टेक्स A1 इज़ 4, 2 एंड फोकस S1 इज़ 5, 2, ऐसे लिखा हुआ है। अब ये डिस्टेंस तो देखो A होता है, ये डिस्टेंस AE होता है। तो 3, 2 से 4, 2 तक A तो 1 हो गया एंड AE 2 हो गया, ये ठीक है। 3 से लेके 4 तक ये डिस्टेंस टोटल 2 हो गया, ठीक है। तो A अगर 1 हो गया तो A1 यहाँ रखा, तो E बराबर कितना हो गया 2। तो B स्क्वायर विल बी A स्क्वायर E स्क्वायर माइनस 1, A स्क्वायर 1 हो गया, E स्क्वायर 4 माइनस 1 3 हो गया, ख़त्म। बस इक्वेशन आ गया। सेंटर 0 0 की बजाय 3 2 है, तो ये आ जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर माइनस y माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। ये B स्क्वायर का वैल्यू है, B का वैल्यू नहीं है, 1। ये आ गया आंसर। सो दिस इज सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट, ठीक है। सेंटर एंड वर्टेक्स दोनों ट्रांसवर्स एक्सिस पे लाई करेगा, बट इस बार नोटिस करने वाली बात क्या है कि दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, -3 तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, मतलब वो एक वर्टिकल लाइन पे आएगा। तो हाइपरबोला मान लिया ऐसे बनेगा इस बार, ट्रांसवर्स एक्सिस अगर ये है, तो जो सेंटर है दैट इज़ -3, 2। जो वर्टेक्स आया उसका वाई कोऑर्डिनेट बढ़ गया, 4 हो गया, तो ऊपर जाएगा, तो मतलब A1 दे रखा है -3, 4, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि तुम A किसको बोलना चाहते हो, B किसको बोलना चाहते हो, ठीक है। अगर हम ट्रांसवर्स एक्सिस को ही A बोलना चाहें तो ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस को ही A बोलते हैं, ये ठीक है। ये वाला जो डिस्टेंस है वो A बराबर 2 हो गया, 4 और 2 का डिफरेंस 2 हो गया, ठीक है। एसेंट्रिसिटी इसने 5/2 दे रखा है, E इज़ इक्वल्स टू 5/2, तो B स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर E स्क्वायर माइनस 1, A स्क्वायर इज़ 4, ये हो गया 25/4 माइनस 1, सो दिस इज़ इक्वल्स टू 21, ठीक है। बस इस बार क्या होगा कि बिकॉज वर्टिकल हाइपरबोला है, ट्रांसवर्स एक्सिस वर्टिकल है, तो वाई स्क्वायर का टर्म पहले आएगा, तो y-2 का स्क्वायर अपॉन x+3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे जो आएगा वो ट्रांसवर्स एक्सिस ही आएगा। तो इस बार क्या होगा कि जो a है वो हमने ट्रांसवर्स एक्सिस के लिए यूज़ किया है, x के नीचे वाले नंबर के लिए यूज़ नहीं किया है, तो a का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 एंड यहाँ पे 21। सो this time this will be the answer। ये आंसर आएगा। इसी में फोर्थ पार्ट, सेंटर इज 1, 1, डायरेक्ट्रिक्स इज 3x + 4y +
-6 इज इक्वल्स टू 0 एंड eccentricity is 3. आंसर इस बार जैसे डायरेक्ट्रिक्स क्या बोला है 3x प्लस 4y माइनस 6, तो ये तो इस तरह की लाइन है, ये ना तो हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो जो हाइपरबोला बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे सेंटर हो गया 1,1, ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ये डायरेक्ट्रिक्स D1 हो गया, ये D2 हो गया, और इसका इक्वेशन दे रखा है 3x प्लस 4y माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू, कैसे लिखें इसका इक्वेशन। एक तो अगर मेरे को इसका और इसका इक्वेशन पता लग जाए तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। वहाँ से भी हम ABCD ये सब निकाल के काम कर सकते हैं। कैसे, जैसे इस वाले केस में आंसर जो इससे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगा वही A के बराबर होगा डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर, सॉरी वो A/E के बराबर होगा, ठीक है। तो 1 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मतलब A/E, 1 से कितना आ जाएगा 3 + 4 - 6 का मॉड अपॉन 5 विच इज़ 1/5, ठीक है। तो A बराबर E का वैल्यू कितना है 3, तो अगर इधर 3 लिखेंगे तो 3/5, ये A का वैल्यू आ गया, ठीक है। B² विल बी A² E² -1, so this is 9/25, E² is 9 -1 is 8, ये आ गया, ठीक है। ट्रांसवर्स एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो जो डायरेक्ट्रिक्स होगा उसके परपेंडिकुलर होगा ट्रांसवर्स एक्सिस, तो अगर इसका स्लोप -3/4 है तो ट्रांसवर्स एक्सिस का जो स्लोप होगा वो 4/3 हो जाएगा, ठीक है। कॉन्जुगेट एक्सिस का जो स्लोप होगा वो तो इसी लाइन के पैरेलल होगा -3/4, तो ट्रांसवर्स एक्सिस का इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं 3x - 4y, 4/3 स्लोप देख के इसका स्लोप दिख रहा है 4/3 आएगा, एंड 1 सेटिस्फाई करेगा क्योंकि सेंटर से पास कर रहा है, तो -1 बराबर 0, तो इसको 1 सेटिस्फाई कर रहे हैं। कॉन्जुगेट एक्सिस इसी के पैरेलल होगा 3x + 4y, और ये 1 से पास करेगा तो 7 = 0, ठीक है। अब जो हमारा इक्वेशन है जैसे x² अपॉन A² माइनस y² अपॉन B² इज इक्वल्स टू 1, तो A के ऊपर जो ये x बराबर 0 है, ये जो है ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टू कॉन्जुगेट एक्सिस है। y एक्सिस का इक्वेशन x बराबर 0 होता है, तो किसी भी पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो बेसिकली कॉन्जुगेट एक्सिस से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगा। तो इस वाले केस में कोई भी पॉइंट अगर हमने ये लिया पॉइंट, तो उससे जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आएगा कॉन्जुगेट एक्सिस पे P1, एंड जो ट्रांसवर्स एक्सिस के ऊपर आएगा ये कॉन्जुगेट एक्सिस है जो आएगा P2। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हो जाएगा P1² अपॉन A² माइनस P2² अपॉन B² इज इक्वल्स टू 1। ये हमने इलिप्स में ही किया था, ठीक है। तो P1 क्या होगा, कॉन्जुगेट एक्सिस के ऊपर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो कॉन्जुगेट एक्सिस के ऊपर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आएगा 3x + 4y - 7/5, ये हो गया P1 का होल स्क्वायर
अपॉन ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर इज़ 9/25 माइनस P2 स्क्वायर मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस के ऊपर, तो 4x माइनस 3y माइनस 1/5 का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज ठीक है। दिस मीन्स 3x प्लस 4y माइनस 7 का होल स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 4x माइनस 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 72 इज इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन आ गया। इसको ओपन कर लें तो टोटल इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यही आंसर हो गया हमारा।